नमस्कार मित्रों, राज जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और इस क्रम में हम लोग आज जो सीआरपीसी के टेस्ट सीरीज चल रही है बिहार एपीओ के पर्पज़ के लिए, उसके दूसरे सेट पर है। और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड ही होंगे। आगे जब हम पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारे तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। लेकिन अब इसलिए हमने इन सब चीज़ों को रखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सेक्शन याद करना बहुत कठिन लगता है। तो उनके लिए भी जो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं, केस डिसीजन बेस्ड होते हैं। तो उन सब की चर्चा पूरे 700 क्वेश्चन में आपकी हम करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और हर तरीके के क्वेश्चन आपको आएँ। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को हमने एक तरफ कर दिया है, इलस्ट्रेशन बेस्ड को एक तरफ कर दिया है, इसलिए ताकि आपको लर्न करने में सुविधाजनक रहे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फिर आज का क्वेश्चन। और फिर से मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस में जो है 100 मार्क्स हैं और 1/4 माइनस मार्क्स हैं। आपको अगर गलत आंसर करते हैं तो 1/4 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ये फिर से मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने पहला सेट नहीं किया था, तो उसमें ये बात बताई गई थी। तो 1/4 माइनस होगा और फिर उसके हिसाब से आप लोग आंसर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। इसमें से कौन सा ऐसा है धारा जो कि मैरिज के अगेंस्ट होने वाले अपराधों को के प्रोसिक्यूशन के संबंध में चर्चा करता है। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग लगा लीजिए। देखिए, जहाँ भी आपको लगे कि स्पीड मेरी ज़्यादा है, वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसका आप आंसर दीजिए। वीडियो कहीं भागी नहीं जा रही, वीडियो आपकी रहेगी, यूट्यूब चैनल पे ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट शैल डिसमिस द कंप्लेंट। कौन सी धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर देता है। आपके सामने ऑप्शन है, इसको तो पढ़ने में दिक्कत होगी नहीं। 202, 201, 203, नन ऑफ द अबव। (103) Personal attendance of an accused can be dispensed with under the provision of section of the Code of Criminal Procedure। इसका मतलब ये है कि सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत किसी अभियुक्त को पर्सनल अटेंडेंस यानी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। 202 है कि 203 है कि 204 है कि 205 है, आप इसमें निशान लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर ए पर्सन कैन सेंड फाइन अमाउंट थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट विदाउट अपीयरिंग इन द कोर्ट इन सम पेटी ऑफेंसेस, इफ यस अंडर व्हाट प्रोविजन। ये पूछ रहा है कि एक धारा है सीआरपीसी की, नहीं, सीआरपीसी में एक प्रोविजन है जो ये बात कहता है कि बाई पोस्ट भी आप जुर्माने की रकम न्यायालय को भेज सकते हैं यदि आप स्वीकार करते हैं कि आप अपराधी हैं। वो प्रोविजन कौन सी धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए है 207 सेक्शन, ऑप्शन बी है 206, सी 210 एंड डी 194। पोस्ट से भेजने वाला जो जुर्माने की रकम है छोटे अपराधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द एक्यूज्ड शैल बी सप्लाइड द कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय द मजिस्ट्रेट। यानी कि सीआरपीसी की कौन सी धारा है जो अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की कॉपियां देने के लिए बाध्य करता है।
पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज की कॉपी किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को दी जाती है? ये आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द चार्ज इज गिवन अंडर सीआरपीसी, यानी चार्ज यानी आरोप से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के किस धारा में है? ये कौन सा ऑप्शन उसमें सटीक साबित होता है? ऑप्शन ए चैप्टर नंबर 17 और सेक्शन 211 से लेकर 224 तक। ऑप्शन बी चैप्टर नंबर 18 211 से 235, चैप्टर नंबर 16 211 से 224, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। आगे बढ़ते हैं फिर। 107 है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्ज हैज बीन प्रोवाइडेड, यानी आरोप में परिवर्तन सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत है? एडिशन और अल्टरेशन सीआरपीसी के कौन सी धारा के अंतर्गत है? 214, 215, 216, 218। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज्ड there shall be a separate charge which shall be tried separately is provided in criminal procedure code under, यानी प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए आरोप पृथकतः किया जाएगा और उसका विचारण भी पृथकतः किया जाएगा। ये प्रावधान सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत है? आपके सामने ऑप्शन है। नेक्स्ट 109, for every distinct offense of which any person is accused, there shall be a separate charge where the exception to this rule in CRPC। ये कह रहा है कि भाई प्रत्येक पृथक आरोप और अपराध के लिए पृथकता आरोप लगाया जाएगा, उसका विचारण पृथकता किया जाएगा। ये जनरल रूल के एक्सेप्शन सीआरपीसी के कौन कौन सी धारा में है? आपके सामने ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? संज्ञेय अपराधों के संबंध में सूचना, धारा 154 लिखा है उसमें पहला। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, सेक्शन 44 लिखा है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। आरोप की अंतर्वस्तु 211 लिखा है उसके सामने। ट्रायल मोर देन वन ऑफेंस, मतलब एक से अधिक अपराधों का विचारण 218 लिखा है उसके सामने। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्वाइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन इज परमिसिबल अंडर, एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ विचारण, एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ विचारण से संबंधित सीआरपीसी को कौन सी धारा है? सामने है आपके। ठीक, आप कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सीआरपीसी की धारा कहाँ से कहाँ तक है जो सेशन ट्रायल का प्रावधान करे? सेशन ट्रायल कहाँ से कहाँ तक? आपके सामने ऑप्शन है, आप चेक कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन, ए सेशन जज ड्यूरिंग सेशन ट्रायल मे ऑर्डर ऑफ एक्विटल of the accused person even before pronouncing judgment under which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973। यानी कि ये बात कह रहा है under which of the following section कि निर्णय सुनाए जाने से पहले सेशन कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल एक्विटल यानी दोषमुक्ति का आदेश दे सकता है। सीआरपीसी की वो कौन सी धारा है? आपके सामने ऑप्शन है। ड्यूरिंग ट्रायल ही वो एक्विटल का आदेश किस धारा के अंतर्गत दे देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in which of the section of the CRPC the trial before a procedure of warrant cases is given। यानी वारंट मामलों में कि जो प्रक्रिया है ट्रायल की वो सीआरपीसी के किस धारा में है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है? नीचे देख लीजिए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कंपेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल काज कैन बी अवॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। अगर किसी व्यक्ति ने बिना युक्तियुक्त कारण के दूसरे व्यक्ति पर अभियोग लगाया है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट जो है कंपनसेशन देने का आदेश कर सकता है। वो सीआरपीसी की कौन सी धारा है? बिना आधार के अभियोग लगा के कंपनसेशन देने से संबंधित कौन सी धारा है? आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ समन केस इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यानी समन मामलों के ट्रायल से संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा है? समन ट्रायल कहां से कहां तक वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डील्स द विथड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट। विथड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट यानी परिवाद का वापस लिए जाने से संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा है? परिवाद का वापस लिया जाना। नीचे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, under which section of CRPC a court may convert summon case into warrant case। कौन सा ऐसा सेक्शन है सीआरपीसी का जिसके अंतर्गत कोर्ट समन मामले को वारंट मामलों में परिवर्तित कर सकती है? सेक्शन आपके सामने 259, 20, 258, ऑल ऑफ दी अबव। Under which section of CRPC provision regarding summary trial is given। समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रावधान कहां से कहां तक है? समरी ट्रायल से संबंधित प्रोविजन कहां से कहां तक है? आगे बढ़ते हैं फिर। 120 है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कैन कंडक्ट समरी ट्रायल। यानी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? देख लिए होंगे, उम्मीद है।
नेक्स्ट है प्रोविजंस रिगार्डिंग प्ली बार्गेनिंग आर गिवन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन, यानी सौदा अभिवाक्य से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के किस चैप्टर में है। आपके सामने ऑप्शन है। ये ऑप्शन इसलिए भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कि हो सकता कुछ लोग तो इसमें भी गलत करेंगे कि यही नहीं पढ़ने आएगा, लेकिन ये ऐसे रेयर होंगे। अब देखते हैं 122 में लिखा है कि प्ली बार्गेनिंग ए न्यू चैप्टर एडेड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बाय द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज कंटेंट इन। भाई प्ली बार्गेनिंग से संबंधित जो प्रोविजन है सौदा अभिवाक से संबंधित वो सीआरपीसी में ऐड किया गया है। कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक, आपके सामने सारे ऑप्शन हैं। 264A से 265E तक देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 21A of the CRPC was incorporated in the year। अध्याय 21A सीआरपीसी में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया, अमेंडमेंट नहीं किस सन में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन द चैप्टर ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज एडेड टू द सीआरपीसी बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्रिमिनल अमेंडमेंट आपके सामने सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइडलाइन फॉर म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन आर कवर्ड अंडर सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि है कि विवादों का पारस्परिक समाधानपद निपटारा से संबंधित निर्देश पारस्परिक समाधानप्रद निपटारा से संबंधित निर्देश सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में है। नीचे ऑप्शन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ मजिस्ट्रेट हैज पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन पर्सन। अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ मजिस्ट्रेट हैज पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन प्रिजन। पर्सन गलती से लिखा है, प्रिजन होना चाहिए। मैंने किसी जेल में बंद व्यक्ति के परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने से संबंधित मजिस्ट्रेट की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है। ये पर्सन नहीं है, प्रिजन। नेक्स्ट है विच प्रोविजन रिक्वायर्स दैट एविडेंस मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। माने कौन सा ऐसा प्रोविजन है सीआरपीसी का जो ये कहता है कि एविडेंस अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए। एविडेंस अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए। ये आप देख लीजिए जो सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द कोर्ट कैन रिकॉर्ड डिमेनर ऑफ ए विटनेस अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी साक्षी की भाव भंगिमा को रिकॉर्ड किए जाने से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के कौन सी धारा में। साक्षी की भाव भंगिमा
Which one of the following section of CRPC is related to interpreter is bound to interpret truthfully? सीआरपीसी की ऐसी कौन सी धारा है जो अनुवादक को सही सही अनुवाद करने के लिए बाध्य करती है? जो ट्रांसलेटर होता है कोर्ट में, ट्रांसलेटर को सही सही ट्रांसलेट करने के लिए बाध्य करने वाली धारा सीआरपीसी की कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी issue commission for the examination of president or vice president of India as a witness is provided? माने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को की परीक्षा के लिए कमीशन जारी से करने संबंधित प्रावधान सीआरपीसी में कहाँ? 286, 284, 287, none of the above. Next question. The provision proving previous conviction is engaged and envisaged in which of the following section of CRPC? ये कह रहा है कि पूर्व दोष सिद्धि को साबित कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित प्रोविजन सीआरपीसी के कौन सी धारा में? पूर्व दोष सिद्धि को साबित कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित प्रोविजन सीआरपीसी के कौन सी धारा में? Next question. Under which provision of the Code of Criminal Procedure examination of witnesses in the absence of absconded accused can be done? माने एक फरार अभियुक्त के अनुपस्थिति में साक्ष्य लिए जाने से संबंधित प्रोविजन सीआरपीसी में कहाँ है? एक फरार अभियुक्त के अनुपस्थिति में साक्ष्य लिए जाने से संबंधित प्रोविजन सीआरपीसी में कहाँ है? मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड टिक द करेक्ट कोड. अब देखिए ये जो है ये आपको कोड में से भी मिलाना पड़ेगा, तो इसको आप थोड़ा सा रुक के ये देख लीजिए कौन किसके सामने होगा. 290 के सामने लिखा है रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट. 291 में लिखा है एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट. 292 में सीआरपीसी. इसको ऐसे यहाँ से इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप लोगों को थोड़ी मेहनत है इसमें. फिर एक ठो यहाँ, फिर उसके बाद नीचे कोड दिया हुआ है. अब उसमें आपको मिलाना है कि कौन सा क्वेश्चन और कौन सा कोड जो है सही है. ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप उसको अच्छे से कर लीजिए. 134 क्वेश्चन है कि द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी यानी दोहरे दंड से संरक्षण से संबंधित एक नियम है जो कि सीआरपीसी के किस धारा पर बेस्ड है? ऑप्शन आपको तो दिखाई दे ही रहे हैं, उसमें से सही ऑप्शन आप टिक कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following section of Criminal Procedure Code 1973 provides that a person once convicted or acquitted cannot be tried again for the same offense? जब एक व्यक्ति को दोष सिद्ध या दोषमुक्त कर दिया गया है तो उसी अपराध के लिए उसका फिर से विचारण नहीं किया जाएगा. ऐसा सीआरपीसी की कौन सी धारा में नियम बताया गया? आपके सामने ऑप्शन है. 135 नंबर क्वेश्चन है ये. Next question 136. Which section is based on the maxim nemo debet with vexari pro una pro item audem causa? ये सीआरपीसी के कौन सी धारा से संबंधित मैगजिम है जिसका मतलब होता है कि ए मैन शैल नॉट बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर द वन ऑफ द सेम ऑफेंस.
काज, कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी व्यक्ति को तंग नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सीआरपीसी के किस धारा से संबंधित है? सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 136 से ये मैं पूछी जो रहा। अगला क्वेश्चन, Which of the following section is based on the doctrine of outer fois acquit and outer fois convict? सामने आपके साथ ऑप्शन है, आप देख लीजिए, उसको सही मार लीजिए। 138, In which of the following sections of CRPC provision for free legal aid is made? निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा है निम्न में से? निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ द कोर्ट हैज प्रोविजन to direct tender of pardon to the accused before pronouncement of judgment? निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी अभियुक्त को न्यायालय क्षमादान दे सकती है। ये प्रोविजन सीआरपीसी के कौन सी धारा में है? अभियुक्त को क्षमादान, ऐसा अभियुक्त कर रहे हैं, क्या लिखा? कोर्ट में प्रोविजन टेंडर ऑफ पार्डन टू द एक्यूज्ड। हाँ, यहाँ एक्यूज्ड लिखा है लेकिन एक कंप्लिश है, वो गलत लिखा है यहाँ पे। एक्म्प्लिस यानी सह अपराधी को क्षमादान किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ए कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल मे रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन? यानी कि जब ट्रायल हो रहा है वो किसी भी स्टेज पर न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे विटनेस को जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है, उसे फिर से समन करके बुला सकती है, उसका एग्जामिनेशन कर सकती है। कोर्ट की पावर किस सेक्शन के अंतर्गत है? आप लोगों ने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर। सेक्शन 311A ऑफ द कोड ऑफ criminal procedure empowers the magistrate of first class, ऑप्शन है कि समन मजिस्ट्रेट और समन मटेरियल विटनेस, पोस्टपोन और एजन प्रोसीडिंग। यानी कि उसकी जो बता देते हैं पहले कि धारा 311A के अंतर्गत सीआरपीसी की क्या मजिस्ट्रेट को, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को क्या पावर है कि साक्षियों को समन करने की, प्रक्रियाओं को एडजर्न करने की यानी स्थगित कर देने की, कि अपना स्पेसिमेन सिग्नेचर हस्ताक्षर को देने की, और चौथा है कि विजिट एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस इन विच एन ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड, यानी कि उस स्थान पर इंस्पेक्शन करने के लिए जहां अपराध किया गया है। तो 311A के अंतर्गत मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? समन करता है विटनेसेस को, कि कार्रवाई को रोक देता है, कि स्पेसिमेन सिग्नेचर देने के लिए कहता है, कि वो उस स्थान पर जाने के लिए कहता है जिस स्थान पर अपराध किया गया है। नेक्स्ट, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन विच प्रोविजन एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज इज मेड आफ्टर द प्रोसिक्यूशन विटनेस। इसमें से ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आने के बाद ऐसा कौन सा प्रोविज़न है सीआरपीसी का जो कि एक्यूज्ड के एग्जामिनेशन से संबंधित है, यानी अभियुक्त की परीक्षा प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आने के बाद किस धारा के अंतर्गत की जाती है? देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 142 है, देख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 143 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 बात करता है कि ड्यूरिंग ट्रायल
statements of an accused person are recorded by the court under Code of Criminal Procedure 1973 अंडर, यानी कि एक्यूज्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से संबंधित सेक्शन सीआरपीसी में कहाँ है? अभियुक्त का कथन रिकॉर्ड किए जाने से संबंधित न्यायालय द्वारा, फिर से मैं बता देता हूँ, न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त के कथन को रिकॉर्ड किए जाने से संबंधित सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC an accused person can himself be competent witness for the defense, यानी अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा, ये कौन सी धारा में प्रोविजन है? एक अभियुक्त को सक्षम साक्षी कौन सी धारा बनाती है? देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कठिन नहीं होते हुए भी इतनी बार पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं जो एक से अधिक बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में आप गलती ना कर दें जो कि जनरली पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो जनरली नहीं पूछा जाता, पहली बार पूछा गया, उसमें गलती करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें हो जाती है और उसमें हो जाना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। लेकिन जो हमेशा पूछे जाते हैं ऐसी जगहों पर अगर आप गलती करते हैं तो इसका मतलब है कि आप लापरवाही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी, कहाँ है? यानी कि समनीय अपराध की लिस्ट सीआरपीसी में कहाँ दी गई है? समनीय अपराध के संबंध में प्रावधान सीआरपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑफेंस है जो समनीय नहीं है? 146 के मैं पढ़ रहा हूँ। निम्न में से कौन सा ऑफेंस है जो समनीय नहीं है? ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने। 147, at trial it appears to the magistrate that the case be ought to be tried by the court of session, in which section of the code he shall commit the case। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग ट्रायल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसका ट्रायल सेशन कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, तो वो सेशन कोर्ट के पास मामले को कमिट कर देता है। ये प्रोविज़न सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत है? 209 में है, 323 में है, 325 में है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई सही नहीं। कि मजिस्ट्रेट ट्रायल के दौरान अगर उसे लगता है कि ऐसा मामला सेशन द्वारा ट्रायल किया जाना चाहिए, तो ऐसे मामले को वो सेशन ट्रायल को सुपुर्द कर सकता है। कौन से धारा के अंतर्गत? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी which other section also provides for committal of cases to the session court। सेक्शन 209 के अलावा सीआरपीसी में ऐसा कौन सा सेक्शन है जो यह प्रोवाइड करता है कि सेशन कोर्ट को कमिट किया जा सकता है, केस माने सुपुर्द किया जा सकता है? सेशन कोर्ट को सुपुर्द किए जाने से संबंधित प्रोविजन सीआरपीसी की कौन सी धारा में है 209 को छोड़कर? सही लगा लीजिए। (149) If after the evidence in the opinion of magistrate accused is guilty, in which he does not have the right to punish the accused with the maximum punishment prescribed for the offense,
then under what section with written opinion on he can submit his proceeding and forward the accused to the chief judicial magistrate। ये कह रहा है कि जब मजिस्ट्रेट सब कुछ करने के बाद उसकी ओपिनियन ये है कि एक्यूज्ड जो है गिल्टी है, माने अभियुक्त दोषी है, और उसे जितना पनिशमेंट दिया जाना चाहिए उतना पनिशमेंट देने के लिए या उस प्रकार का पनिशमेंट देने के लिए ये मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसे ऐसे मामले को सीआरपीसी के कौन सी धारा के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। वो धारा पूछी जा रही है आपसे। अब आपके सामने यही ऑप्शन है, आप उसमें से सही ऑप्शन का चयन कर लीजिए। सीआरपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत एक इनकम्पिटेंट मजिस्ट्रेट जो है सीजीएम के पास मामले को पनिशमेंट देने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सक्सीडिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट is of opinion that further examination of any of witness whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, he may re-summon and such witness, and after such further examination and cross examination and re-examination if any, as he may permit, the witnesses shall be discharged. This provision is mentioned under section of criminal procedure code। इसको आपको बताना है कि ये कहाँ है। इसका हिंदी जो होगा मैं बता देता हूँ इसकी हिंदी। यदि उत्तरवर्ती की यह राय है कि साक्षियों में से किसी की जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किसी भी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा यदि कोई हो जैसी वह अनुज्ञात करे, पश्चात वह साक्षी उन्मोचित कर दिया जाएगा। ये प्रोविज़न कहाँ का है आपको बताना है। ऑप्शन है 326, 325, 311 और 319। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। The provision in the CRPC which may be invoked by a civil court is section। CRPC के निम्न धाराओं में से कौन सी धारा ऐसी है जिसके कार्य एक सिविल कोर्ट द्वारा भी किए जा सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत जो ऑप्शन में 151 के है कार्य एक सिविल कोर्ट द्वारा भी किए जा सकते हैं। 349, 350, 345, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ एपोलॉजी इज कवर्ड अंडर सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यानी एक अभियुक्त अपराधी के माफ़ी मांग लेने पर उसकी उन्मोचन से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के कौन सी धारा में। एक अपराधी के माफ़ी मांग लेने पर उसके अपराध से डिस्चार्ज किए जाने के संबंध में प्रोविज़न सीआरपीसी के कौन सी धारा में। 152 नंबर क्वेश्चन है। 339, 458, 388 और 348। अगला क्वेश्चन, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 153, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डील्स विथ
द लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट। लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट यानी कि निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु किस धारा में दी गई है। सीआरपीसी के निर्णय की भाषा एवं अंतर वस्तु सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत दी गई है। 153 नंबर क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है 353, 354, 355, 356। नेक्स्ट है 154 नंबर क्वेश्चन। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए कोर्ट कैन ऑर्डर व्हेन फाइन इज नॉट पार्ट और सेंटेंस एनी अमाउंट टू बी पेड बाय एक्यूज्ड एज कंपनसेशन। उन मामलों में जहां जुर्माना दंडादेश के भाग के रूप में नहीं है, उसमें भी जो दोषसिद्ध व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कंपनसेशन देने का आदेश न्यायालय कर सकती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उन मामलों में जिसमें जुर्माना दंडादेश का भाग नहीं है, उनमें भी न्यायालय दोषसिद्ध व्यक्ति को कंपनसेशन देने का आदेश दे सकती है। इनमें से कौन सी धारा है? क्वेश्चन नंबर 154 था ये। Which is the section recently inserted in the Code of Criminal Procedure providing victim compensation scheme? पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के कौन सी धारा में है? पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के किस धारा में है? क्वेश्चन नंबर 154 है, आप देख लीजिए आराम से। अरे 155 है, सॉरी 155 है। तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से संबंधित प्रोविजन किस सेक्शन में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अंडर सेक्शन 357A वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, यानी ये जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम यानी 357A कौन से सन में जोड़ा गया है? सीआरपीसी में कौन से सन में ऐड किया गया है? क्वेश्चन नंबर 156 हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंपनसेशन इज पेड टू ग्राउंडलेसली अरेस्टेड पर्सन। निराधार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कंपनसेशन दिलवाने से संबंधित कौन सी धारा है सीआरपीसी की? निराधार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जिस धारा के अंतर्गत कंपनसेशन प्राप्त होता है वो कौन सी धारा है? आपके सामने ऑप्शन है। नेक्स्ट 158। All hospitals, public or private, shall provide the first aid and medical treatment free of cost to the victim of offense of acid attack and rape। ये कह रहा है कि प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल की ये ड्यूटी है कि यदि कोई ऐसा पेशेंट उसके सामने आता है जिस पर एसिड अटैक किया गया है या जो रेप का विक्टिम, तो इनको फर्स्ट एड फ्री में देना है और हाँ मतलब ट्रीटमेंट देना है और फ्री में देना है। ये कौन सी धारा उन्हें बाध्य करती है सीआरपीसी की? प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल को रेप विक्टिम और एसिड अटैक के विक्टिम को ट्रीटमेंट देने से संबंधित। आप
आपके सामने सेक्शन है सारे, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 158 सॉल्व कर रहे हैं। 159 159 बात करता है अंडर सीआरपीसी for which offence it is mandatory for all government and private hospitals to provide first aid to the victim and inform the police of such incident। भाई सीआरपीसी की कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फर्स्ट एड देने और पुलिस को इंफॉर्मेशन देने से संबंधित है? आप सारे ऑप्शन देख लीजिए। 326A, 376A, 376C, all of them। Next 160, question number 160। Treatment of the victim has been incorporated under Code of Criminal Procedure 1973 by Criminal Law Amendment Act 2013। यानी कि पीड़ित के उपचार से संबंधित सीआरपीसी की एक धारा है जो 2013 में जोड़ी गई है। वो धारा कौन सी है? ऑप्शन में से एक कोई है धारा जो 2013 में जोड़ी गई है और जो कि पीड़ित के उपचार से संबंधित है। 161। Which section of CRPC provides that no court shall alter the judgment after it has been signed? क्वेश्चन नंबर 161 ये बात करता है कि न्यायालय अगर निर्णय पर एक बार हस्ताक्षर कर दे तो उसमें किसी प्रकार का फिर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कौन से सेक्शन में है? 360, 61, 62, 462। Which of the following is not correctly matched according to CRPC? CRPC की कौन सी धारा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कंप्लेंट 2D में है, पुलिस रिपोर्ट 2R में है, कंटेंट्स ऑफ जजमेंट 354 में है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 357 में है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं था वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 163। Which section of the CRPC provides for confirmation by High Court of an order of death sentence passed by Session Court prior to its execution? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 163 है कि किसी सेशन कोर्ट द्वारा जब डेथ सेंटेंस दिया जाएगा तो जब तक हाई कोर्ट उसका कंफर्मेशन नहीं कर देती तब तक ऐसे पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन किस धारा के अंतर्गत? सेक्शन 16 और क्वेश्चन नंबर 163 का है। उसमें सही ऑप्शन जो आपको लगे आप लगा लीजिए। Question number 164. Which one of the following sections of CRPC provides power of High Court to confirm sentence or annul conviction? यानी CRPC की वो कौन सी धारा है कि जब कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास मामला जाता है तो वो या तो कंफर्म कर सकता है, यानी उसको क्या कर सकते, संपुष्ट कर सकता है, या उसको बातिल कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है। यानी दोष सिद्ध कंफर्म कर देता है, पुष्ट कर देना, और एनल का मतलब हो गया बातिल कर देना। कौन सी धारा के अंतर्गत ऐसी पावर है हाई कोर्ट? अब बताइए आप। (165) Which one of the following section of CRPC provides that
नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। जब तक अन्यथा उपबंधित न हो अपील का न होना, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो अपील का न होना, ये प्रावधान सीआरपीसी के किस धारा में? क्वेश्चन नंबर 165 हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 166 है कि अंडर सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी ए विक्टिम, अंडर धारा 372 के अंतर्गत एक पीड़ित ऑप्शन है कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यानी दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। ऑप्शन बी है कैन फाइल एन अपील ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग लीव फ्रॉम द अपीलाट कोर्ट, कि अपील फाइल कर सकता है लेकिन उसके लिए अपीलेट कोर्ट से परमिशन लेने के बाद। ऑप्शन नंबर सी है हैज नो राइट टू फाइल एन अपील, 372 के अंतर्गत पीड़ित को अपील फाइल करने का अधिकार ही नहीं। ऑप्शन डी है कि शुड अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर फाइलिंग एन अपील, यानी कि अपील फाइल करने के लिए डीएम या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यानी लोक अभियोजक को अप्रोच कर सकता है। पीड़ित धारा 372 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी बताता है 372 के अंतर्गत डीएम और लोक अभियोजक को अपील फाइल करने के लिए अप्रोच कर सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि 372 के अंतर्गत पीड़ित क्या कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 166 है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए सेशन जज एक्सरसाइज पावर ऑफ अपील, सेशन जज एक्सरसाइजेज पावर ऑफ अपील, यानी सत्र न्यायालय या सत्र न्यायाधीश अपीलीय पावर किस धारा के अंतर्गत यूज करता है, प्रयोग करता है? जिसमें से कौन सी धारा है जो सत्र न्यायालय द्वारा अपीलीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 168। अगला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी डील्स विद द प्रोविजन दैट नो अपील लाइज इन पेटी केसेस। कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का जो ये बताता है कि पेटी केसेस यानी छोटे मामलों में अपील का न होना, छोटे मामलों में अपील नहीं होगी? ये कौन से सेक्शन में? 376, 375, 377, 378। अगला क्वेश्चन बढ़े। अगर आप लोगों को जल्दी लगेगा कि जल्दी मैं बढ़ जा रहा हूं तो आप क्वेश्चन को रोक के आप देख सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 which deals with the order of the High Court on appeal to be certified to lower court is contained in यानी हाई कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड करके प्रमाणित करके मामले को फिर से लोअर कोर्ट के पास भेज देने से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के कौन सी धारा में? किसी भी मामले को प्रमाणित करके उसे फिर से लोअर कोर्ट के पास भेज देना से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में है? आपके सामने ऑप्शन है सारे। (170) अंडर सीआरपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित है? प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, जहां न्यायाधीश की राय बराबर मात्रा में विभाजित है, उससे संबंधित प्रोविजन 392 बता रहा है यहाँ।
फाइनलिटी ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑन अपील, यानी कि फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, निर्णय की अंतिमता और आदेश, अपील पर आदेश, ये प्रावधान बता रहा है 394 में। ऑप्शन सी है कि रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय को निर्देश सेक्शन 396 में है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी है कि अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल, यानी कि जब दोष मुक्ति से अपील की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से संबंधित आदेश दिया जाता है, उसके लिए सेक्शन नंबर 391 लिखा है। इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि सही सुमेलित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन 171 क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द प्रोविजन फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट इज गिवन? 171 ये क्या कहता है कि उच्च न्यायालय को निर्देश किए जाने से संबंधित प्रावधान CRPC के किस धारा में, किस धारा के अंतर्गत हाई कोर्ट को रेफरेंस किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डील्स विद द पावर ऑफ द सेशन जज ऑफ रिवीजन, यानी कि सेशन जज की पुनरीक्षण की शक्ति CRPC के किस धारा में है? सेशन जज के पुनरीक्षण की शक्ति CRPC के किस धारा में है? आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 173, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद द हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन? उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है CRPC? उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, which one of the following is not correctly matched? रेफरेंस टू हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय को निर्देश 395, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण करने की शक्ति धारा 401, एबेटमेंट ऑफ अपील, अपीलों का उपशमन धारा 393, और अपील फ्रॉम कन्विक्शन सेक्शन 374, यानी दोषसिद्धि से अपील धारा 374। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? क्वेश्चन नंबर 175, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्टली मैच्ड? एंटीसिपेटरी बेल 437, समरी डिसमिशल 384, अपील इन केस ऑफ, अच्छा फिर मैं बता देता हूँ इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड है, यानी सही सुमेलित है? अग्रिम जमानत धारा 437 उसके सामने लिखा है, अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना धारा 384 लिखा हुआ है, अपील इन केस ऑफ एक्विटल दोष मुक्ति से अपील धारा 376 है लिखा हुआ, और डी है रेफरेंस टू हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय को निर्देश किया जाना 397 लिखा हुआ। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? वन 176, the power of Supreme Court to transfer criminal case and appeal from high court, one high court to another high court is conferred under, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की
एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को मामले को ट्रांसफर करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत दी गई है सीआरपीसी की? आप देख लीजिए 407, 8, अरे हाँ 407 है, 408 है, 406 है, 421। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 deals with the power of session judge to transfer case and appeals? सीआरपीसी के कौन सी धारा के अंतर्गत सेशन जज के मामले को ट्रांसफर करने की पावर दी गई है? आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, which section of the code of criminal procedure 1973 has dealt with power of high court to commute the sentence of pregnant woman? किसी भी ऐसी महिला को जो प्रेग्नेंट है डेथ सेंटेंस दिया गया, तो ऐसे डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने की पावर हाई कोर्ट के पास किस धारा के अंतर्गत दी गई है? किस धारा के अंतर्गत वो पावर दी गई है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 179, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1978 डील्स विद द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट? deals with the period of detention in terms of imprisonment. कि ये बता रहा है कि जब किसी व्यक्ति को इसका मतलब होता है कि ऐसी कौन सी धारा है जो बात करती है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल अगर कोई व्यक्ति पनिशमेंट यानी कि इम्प्रिजनमेंट में है, इम्प्रिजनमेंट भोग रहा है, तो उसका वो पीरियड कन्विक्शन वाले पीरियड से माइनस कर दिया जाएगा जिसके लिए उसको कन्विक्ट किया गया है। तो जितना पहले ही सज़ा काट चुका है वो सज़ा माइनस कर दी जाएगी। ये सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन है, कौन सी धारा में ऐसा प्रोविजन? आगे बढ़े फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर एंटीसिपेटरी बेल? अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में? ये तो सब बता दें। अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान, ठीक, आगे बढ़ जाए। 181, कैश इन ल्यू ऑफ श्योरिटी बॉन्ड कैन परमिटेड वाइड? इसका मतलब ये है कि प्रतिभूति के बजाय निक्षेप, इससे संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा है? प्रतिभूति क्या कह सकते हैं, मुचलके के बजाय निक्षेप से संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा है? आप लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन 182, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज नॉट रिलेटेड टू अपील? इसमें से कौन सी धारा है, अक्सर हम लोग चर्चा इसकी करते रहते हैं, इसमें से कौन सी धारा है जो अपील से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सी धारा है जो अपील से संबंधित नहीं है? कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इज पास्ड अंडर? विचारण की समाप्ति पर
संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन से संबंधित आदेश किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 51, 52, 57, 58। आगे बढ़ते हैं फिर। इर्रेगुलरिटीज विच डू नॉट विसिएट ट्रायल हैव बीन स्टेटेड इन, यानी अनियमितता जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती, ये प्रावधान सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत है? अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं, ये प्रावधान कहाँ है? कर लिए होंगे, तो आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 185। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द इरेगुलरिटीज विच विसिएट ट्रायल हैव बीन स्टेटेड इन, यानी कौन से सेक्शन में है कि जो ये बताया गया है कि अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित कर देती हैं, अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित कर देती हैं, ये प्रावधान सीआरपीसी के किस सेक्शन में? आपके सामने ऑप्शन है, 185 नंबर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 186। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर, सीआरपीसी की कौन सी धारा में बताया गया है कि परिसीमा काल प्रारंभ कब से माना जाएगा? परिसीमा काल का प्रारंभ कब से होगा, ये सीआरपीसी के कौन सी धारा में बताया गया है? 467, 468, 469, 470। क्वेश्चन नंबर 187। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एनी कोर्ट may take cognizance of an offence after the expiry of the period limitation? Under which section of the CRPC any court may take cognizance of an offence after the expiry of period of limitation? सीआरपीसी की कौन सी धारा में बताया गया है कि लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो जाने के बाद भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 187 की। नेक्स्ट क्वेश्चन 188। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ट्रायल ऑफ केसेस कैन बी टेकन बिफोर हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय में विचारण से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के कौन सी धारा में है? उच्च न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के कौन सी धारा में? आपके सामने ऑप्शन है, क्योंकि 188 नंबर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस of the Criminal Procedure Code 1973 provides that no judge or magistrate shall try any cases in which he is personally interested, यानी कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले का विचारण नहीं करेगा जिसमें वो व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है। ये प्रोविजन सीआरपीसी के कौन सी धारा में बताया गया? फोर 478, 477, 479, 481। आगे बढ़ते हैं 190। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत दी गई है? नेक्स्ट 191। An offence punishable with imprisonment for a term exceeding 2 years relates to,
माने अगर कोई ऑफेंस है जो 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो वो किस प्रकार का ऑफेंस माना जाएगा? समन मामला, वारंट मामला, उपर्युक्त में से कोई भी, और ऑप्शन डी है न तो ए न तो बी। जो 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले हैं वो किस प्रकार के मामले कहे जाते हैं? समन कहलाते हैं, वारंट कहलाते हैं, या समन या वारंट कुछ भी कहे जा सकते हैं, कि न तो समन न तो वारंट कहलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। एक्सेप्ट द हाई कोर्ट, the court established under any other law, how many types of court have been created under criminal code? Except the high court, the and courts established under any other law, how many types of court have been created under criminal procedure code? यानी सीआरपीसी के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो किसी राज्य में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, ये बताना है आपको। 193 193 बात करता है कि द स्टेट government may notification declare any city or town for the purpose of CRPC as a metropolitan whose population, मैंने किसी भी शहर को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है कौन? नोटिफिकेशन जारी करके स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन उस शहर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से नीचे, 5 लाख, उपरोक्त में से कोई नहीं। 193 है सेक्शन क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं। वन 194 है कि ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बाय, यानी कि जो हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 24 के अंतर्गत, किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि केंद्रीय सरकार द्वारा, हाई कोर्ट से परामर्श किए बिना, पहला ऑप्शन। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा, हाई कोर्ट से परामर्श किए बिना। तीसरा ऑप्शन है कि राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात। और ऑप्शन डी है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात। मतलब सेक्शन 24 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है वो कौन करता है? इसमें से जो आपको उचित ऑप्शन लगे उसको आप सही मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195। इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द CRPC, आफ्टर द वर्ड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन द वर्ड्स इंसर्टेड आर, यानी कि सेक्शन नंबर 24 में जो लिखा गया है कि लोक अभियोजक, उसके साथ में क्या शब्द जोड़ा लिखा हुआ है? 1 or more एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, या ये लिखा है कि 2 or more एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी 2 या अधिक अतिरिक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक। तीसरा है एटलीस्ट 5 एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि कम से कम 5 लोक अभियोजक होने चाहिए। कि डी है कि नन ऑफ द एबव, उपयुक्त कोई सही नहीं है। 195। आगे बढ़ते हैं। 196। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैज बीन
इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस दैन, यानी कोई व्यक्ति लोक अभियोजक तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उसे कम से कम इतने सालों की प्रैक्टिस की हो। कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 7 साल, 3 साल, 10 साल के ऊपर में से कोई नहीं सही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, लोक अभियोजक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197 है। 197 कहता है कि द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी विशेष लोक अभियोजक होने के लिए कितने साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, एज पर सेक्शन 27 of CRPC, a juvenile is taken as person under the age of 14 years, 16 years, 18 years कि नन ऑफ द अबव। जुवेनाइल का मतलब किशोर। धारा 27 के अंतर्गत कितनी उम्र तक कोई व्यक्ति किशोर माना जाता है? CRPC की धारा 27 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, an order of life imprisonment may be passed by, an order of life imprisonment may be passed by चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि आजीवन कारावास का दंडादेश इनमें से किसके द्वारा दिया जा सकता है? CJM के द्वारा, सेशन जज के द्वारा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा, या किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा? कौन लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है? और क्वेश्चन नंबर 200 एंड लास्ट है कि ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 ईयर्स मे बी पास्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 10 साल के कारावास की सज़ा इनमें से कौन पास कर सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सहायक सत्र न्यायाधीश, कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट? इसमें से कौन है जो 10 साल तक की सज़ा दे सकता है? ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, पूरा हो गया। अब मैं बता दूं कि आप लोगों को करना क्या है। मैं डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट बाद आंसर इसका डाल देता हूं, और आप उससे ईमानदारी से पूरी तरीके से क्वेश्चन को मिला लीजिए, और फिर उसके बाद आपके कितने अटेम्प्ट किए आपने, उसमें से कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और 1/4 माइनस करने के बाद आप नंबर कितना पा रहे हैं, वो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक, तो इतना कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट बाद इसके आंसर को डाल देता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये कि बेटा पूरी ईमानदारी से करिएगा, क्योंकि जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि उनका कितना सही होगा। 2-3 से ज़्यादा इधर उधर नहीं होने वाला मेरे अंदाज़ा में और एक्चुअल में आपके परफॉर्मेंस में। तो आप उसको पूरी ईमानदारी से करिए, मुझे पता चलना चाहिए, तो क्योंकि मैं भी इसी नाते मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका लाभ हो और मैं जो है सही अनुमान लगा सकूँ कि आपकी मेहनत में थोड़ी कमी है या नहीं है। तो ठीक है, फिर आप आंसर मिला के हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।